साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात डेटा लीक की। कैसे होते हैं ये डेटा लीक और क्या कदम हम उठाएं कि हम रहें साइबर से। आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप क्या क्या डेटा शेयर कर रहे हैं? इज इट रियली रिक्वायर्ड? एक कॉल आता है, उसको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसके पास मेरा नाम, पता, एड्रेस, आधार, इतनी सारी डिटेल्स आई कहां से? आपका नाम, आपका पता, आपका बैंक अकाउंट, आपका पासवर्ड, क्या ये सब सुरक्षित है या कहीं ये किसी अनजान सर्वर पर बिक रहे हैं आपकी जानकारी के बिना? नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज की डिजिटल दुनिया में कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। जैसे ईंधन सबसे मूल्यवान है, वैसे ही है डेटा का मूल्य। और इसे चुराने वाले हैकर्स इस डिजिटल युग के हैं नए डकैत। और ये चुराया हुआ डेटा ही है जिसका दुरुपयोग कर साइबर अपराधी आपको लूटते हैं। यही नहीं, व्यक्ति से लेकर कैसे राष्ट्रीय स्तर तक ये डेटा बनता है इनका हथियार, बताएंगे आपको आज के इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, यानी आपसे और हमसे। हर दिन लाखों लोग किसी न किसी ऑनलाइन ठगी या डेटा लीक का शिकार बनते हैं। डेटा दो स्तर पर लीक होता है, व्यक्ति या संगठन के स्तर पर। लेकिन हर डेटा ब्रीच में आपकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, यह आपको हैरान कर देगी। इसमें आपकी व्यक्तिगत पहचान की जानकारी हो सकती है, जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, पता, फोन नंबर, आधार, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आदि। आपकी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक खाता और पेमेंट से जुड़ा संवेदनशील डेटा, क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स, यूपीआई आईडी, पेमेंट गेटवे के लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन डेटा, आपका पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस यानी दवाएं, आपकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स तक भी। और आपके ऑनलाइन गतिविधियों से एकत्रित किए जाने वाला तमाम डेटा, जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन डेटा, कब कहां थे आप, डिवाइस आईडीज, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस और उनके पैटर्न्स भी, ईमेल और चैट लॉग्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजिंग एप्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि का भी डेटा। और अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आंतरिक जानकारी जैसे कर्मचारियों के, एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर का डेटा, गोपनीय दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो लीक हो जाएं तो किसी भी कंपनी को खत्म कर सकते हैं। व्यक्ति के स्तर पर तो आप जानते ही हैं, लिंक से ऐप डाउनलोड करना, बिना सोचे समझे लिंक क्लिक कर देना, सोशल मीडिया विज्ञापनों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना, पब्लिक वाईफाई पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर लेना, वीक पासवर्ड्स यूज करना आदि तमाम अगर ऐसे काम आप करते हैं तो आप फंस सकते हैं, जिससे आप न केवल अपना पैसा गंवाते हैं बल्कि आपका डेटा भी चोरी हो जाता है। और कंपनियों के स्तर पर डेटा ब्रीच का कारण होता है पुराने सिस्टम्स, कमजोर पासवर्ड्स, साइबर हमले, हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर आदि। कर्मचारियों की लापरवाही भी कारण हो सकती है, या फिर असुरक्षित नेटवर्क्स या सर्वर्स, सिस्टम्स को अपडेटेड ना रखना, या फिर साइबर ट्रेनिंग में ही कमी होना। क्योंकि आज हर स्तर पर व्यक्ति से लेकर संस्था और राष्ट्र तक डेटा डिजिटल रूप में ही संग्रहित है, इसीलिए डेटा ब्रीच अब नई सदी का सबसे बड़ा साइबर खतरा बन चुका है। जरा इन खबरों पर नजर डालें। 2020 में बिग बास्केट से 2 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ। 2019 में जस्ट डायल से 10 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ, जिनमें नाम, ईमेल्स, पिन्स, मोबाइल नंबर्स, एड्रेसेस और आपकी जन्म की तारीख जैसी जानकारी लीक हुई। 2020 में अनअकैडमी से 1 करोड़ से अधिक यूजर्स का डेटा लीक हुआ, जिसमें अन्य निजी जानकारी के साथ साथ यूजर एक्टिविटी लॉग्स भी शामिल थे। 2024 में हैथवे के 4 करोड़ 15 लाख कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ, जिसमें फोन्स, ईमेल्स, पते के साथ साथ अकाउंट डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन और बिलिंग डिटेल्स भी लीक हो गई। लेकिन ये डेटा ब्रीच विश्व के सभी देशों में
एक मुश्किल बना हुआ है। इसी वर्ष हुआ गूगल का सेल्सफोर्स ब्रीच, जिसमें कितने ही यूजर्स का डेटा ब्रीच हुआ। एयर फ्रांस और KLM के डेटा ब्रीच में भी हजारों यात्रियों के नाम, फोन नंबर्स, ईमेल्स लीक हो गए। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी ट्रांस यूनियन से लाखों लोगों की निजी जानकारी के साथ साथ उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी लीक हुए, जिन्हें हर कोई गोपनीय रखता है। स्टाफिंग जायंट कंपनी मैन पावर का तो 500 GB का डेटा चुराया गया, जब उनसे रैंसम की भी मांग की गई। टेलीग्राम पर यूएस की फोन कंपनी के ये करोड़ों यूजर्स का डेटा डाला गया है, जो एक बहुत बड़े डेटा लीक का ही संकेत देता है। लेकिन ये डेटा किसी एक सोर्स से लीक नहीं होता, कई स्तर पर विभिन्न एंटिटीज के पास होता है आपका डेटा। पूरी चेन में कहां किस स्तर पर कमजोरी है सिस्टम में, कहना मुश्किल होता है। लेकिन इनमें से अधिकतर मामलों में यह पाया गया कि इनके जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती। जैसे किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड बनाने वाले वेंडर को कस्टमर डिटेल्स दी और वहां से डेटा लीक हो गया। इसमें बैंक की गलती नहीं थी, बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम तो पुख्ता था। लेकिन अब सवाल आता है कि डेटा चुराने का मकसद क्या होता है। सभी हैकर्स पैसे के लिए डेटा नहीं चुराते, कई मकसद हो सकते हैं। जो पैसों के लिए ही आपका डेटा चुराते हैं वे हैं रैंसमवेयर ग्रुप्स, जैसे लॉकबिट, मेडूसा, ALPHV, ब्लैक कैट जैसे। ये देखिए, डार्क वेब पर मेडूसा रैंसमवेयर ग्रुप ने विभिन्न कंपनियों का डेटा चुराकर डाला हुआ है, दाम के साथ जो कई $मिलियन में है। ऐसे लॉकबिट ने भी चुराए हुए डेटा की जानकारी डार्क वेब पर डाली है। लेप्सस हंटर्स, शाइनी हंटर्स जो ग्रुप ऑफ हैकर्स हैं, इन्होंने भी डार्क वेब प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए तमाम जानकारी डाली हुई है कि किस कंपनी का कितना GB डेटा है इनके पास, और डेडलाइन भी दी गई है। क्लॉप रैंसमवेयर ग्रुप भी इसी तरह हैक करता है। ये डेटा एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जिससे ये डेटा आप यूज नहीं कर पाते, और डेटा को वापस पाने के लिए इन्हें रैंसम यानी पैसा देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर ये आपका डेटा लीक कर सकते हैं। कई हैकर्स जैसे लॉकबिट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे DDoS अटैक कहते हैं, यानी वो साइबर हमला जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स या बॉट्स का उपयोग करके किसी वेबसाइट या सर्वर पर लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट भेजकर उसे क्रैश कर देते हैं। इससे होता यह है कि जो असली कस्टमर है वो आपकी सेवाएं यूज नहीं कर पाता। इनके मोडस ऑपरेंडी पर नजर डालिए। ये आपका डेटा हासिल करने के लिए किसी कमजोरी का फायदा उठाकर इसे हासिल कर लेते हैं। इस डेटा को इनक्रिप्ट भी करते हैं और फिर इसे रिकवर कर इसके डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। इन डेटाबेस को बेचा जाता है डार्क वेब पर, नहीं तो वहां डाल दिया जाता है। इससे होते हैं तमाम अपराध, जैसे जासूसी, साइबर स्कैम, एक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर, ब्लैकमेलिंग, व्यक्तियों के साथ फ्रॉड जैसे पहचान की चोरी, संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक कर देना आदि। और डेटा लीक के बाद एक्सटॉर्शन का खेल शुरू होता है। लेकिन आपको यहाँ कोई फोन नहीं आता, ये काम तो पूरी तरह पहचान रहित तरीके से किया जाता है। या तो ऐसा कोई रैंसमवेयर नोट छोड़ दिया जाता है, या फिर कोई टेलीग्राम ID दी जाती है जिस पर जाकर आप चैट कर सकते हैं कि आगे कैसे और क्या करना है। या फिर टॉक्स ID या सेशन ID दी जाती है, जिसे पहचानना मुश्किल होता है कि कौन है इसके पीछे। कई थ्रेट एक्टर्स काम करते हैं, जैसे शाइनी हंटर्स, लेप्सस हंटर्स। इस तरह के टेलीग्राम चैनल्स चल रहे हैं जहां कोई बात करना चाहे तो फिर IDs भी दी हुई हैं। ये पीयर टू पीयर एनक्रिप्टेड मैसेज प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। डार्क वेब पर होता है फिर आगे का खेल। अपराध की दुनिया है ये, जहां बेहद प्रोफेशनल तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे ये डार्क फोरम प्लेटफॉर्म जहां सेलर बायर कनेक्ट होते हैं। इन थ्रेट एक्टर्स के यहां अकाउंट्स होते हैं नकली नाम से। यहां ये चुराए गए डेटा के सैंपल्स डालते हैं। इन डेटा चुराने वालों की भी यहां रेपुटेशन लेवल्स होते हैं, जैसे पेगासस के नाम के आगे लिखा है गॉड, GOD, यानी सबसे अधिक विश्वसनीय हैकर है ये। इसी तरह VIP, बेसिक, तमाम ऐसे लेवल्स होते हैं। एक और मकसद होता है इनका, और वो है जासूसी के लिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स होते हैं जो अन्य देशों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करते हैं या संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो US गवर्नमेंट के लिए मिसाइल बनाती है, जो 30 वर्षों से अनुसंधान में लगी हुई है। इसे हैक करके इनका सारा रिसर्च डेटा हैकर्स ने चुरा लिया। एक कारण है हैकटिविज्म,
यानी हैकिंग और एक्टिविज्म, इसको मिलाकर बनता है ये शब्द हैक्टिविज्म। यानी कोई व्यक्ति, समूह राजनीतिक, सामाजिक या फिर आइडियोलॉजिकल मकसद के लिए ही हैकिंग का इस्तेमाल करता है, जैसे किसी संस्था की वेबसाइट को डिफेस कर देना, डेटा लीक करना या सेवा को बाधित कर देना, ताकि किसी मुद्दे पर ध्यान खींचा जा सके या विरोध जताया जा सके। या आपकी वेबसाइट का होम पेज ही बदल देते हैं, या फिर डीडॉस हमले से आपकी सर्विसेज बंद कर देते हैं, या फिर डेटा लीक कर देते हैं ताकि आपको नीचा दिखाया जाए। यानी ये डेटा लीक को हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। आपको हानि पहुंचाना ही होता है इनका मकसद। इसीलिए ये कहा जाता है कि सभी का डेटा कहीं ना कहीं से लीक हो चुका है और ये डार्क वेब पर मौजूद है। तो हम क्या करें? हमें आपको अत्यंत सतर्क रहने में ही हमारी समझदारी है। तो क्या सावधानी बरते, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। मैम, योर प्री अप्रूव्ड लोन। अच्छा, लॉटरी, इस लिंक पर क्लिक करते ही तुरंत पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल मैम। अरे वाह, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल मैम। जागिए मैडम, ये लुभावने और लालच भरे ऑफर्स ही हमारी कमजोरी है और इन साइबर अपराधियों की ताकत। आपका लालच, डर और लापरवाही साइबर अपराधियों के 3 बड़े हथियार हैं। सावधान रहें, ऐसे किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत 1930 पर दें या इस वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डेटा लीक की, कि किस तरह, कैसे, कब, कहां आपका डेटा लीक हो जाता है और कैसे डार्क वेब पर इसका दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन इससे बचने के भी तरीके हैं, जिसके लिए हमें आपको सतर्क, सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब, कहां से आपका डेटा लीक हुआ, ताकि आप अपने पासवर्ड्स बदल सकें, तो फिर आपको ये वेबसाइट्स बताना चाहेंगे। जैसे आप अगर मोजिला के होम पेज पर जाते हैं तो यहाँ राइट पर क्लिक करके आप सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ मोर फ्रॉम मोजिला इस ऑप्शन पर क्लिक कर आप मोजिला मॉनिटर पर क्लिक करें तो ये पेज खुलेगा। यहाँ आप अपना ईमेल डालकर चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका डेटा लीक हुआ। क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं कि क्या क्या डेटा लीक हुआ, यानी आपकी ईमेल्स, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स इत्यादि। इतना डेटा जो लीक हो सकता है, उसमें से इन वेबसाइट्स पर आपका कौन कौन सा डेटा लीक हुआ। इसी तरीके से आप हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट पर जाकर भी इसी तरह अपनी ईमेल डालकर चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने भी क्रॉस वेरीफाई किया तो पाया दोनों वेबसाइट्स पर सेम पोर्टल्स ही दिए गए थे जहां से मेरा डेटा लीक हुआ। और हाँ, सबसे अधिक हमला ईमेल पर होता है, जो आसानी से मिल जाती है। तो आप ये भी ध्यान दें कि आप कैसे चेक करें कि कोई और आपकी ईमेल नहीं देख रहा। तो आप अपने ईमेल पर जाकर सबसे नीचे स्क्रॉल करें और राइट साइड बॉटम पर डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ ये दिखाता है कि कहां कहां किन आईपी एड्रेसेस पर आपकी ईमेल कब कब एक्टिव थी। कुछ अगर संदिग्ध लगे तो आप अपनी ईमेल का पासवर्ड तुरंत बदल लें। और हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जरूर एक्टिव रखें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट-इन के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल साइबर स्वच्छता केंद्र पर लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और उनके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं, इनकी पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे यहाँ नई थ्रेट रेमकॉस रैट यानी रिमोट कंट्रोल एंड सर्विलेंस ट्रोजन के नाम से मैलवेयर की जानकारी भी दी गई है कि ये एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन यानी रैट है, जो जासूसी, क्रेडेंशियल चोरी और सिस्टम पर कब्जा करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसे साइबर अपराधियों के साथ साथ एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट यानी एपीटी समूहों के द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है, जो आमतौर पर देशों के खिलाफ काम करते हैं। इसे सिस्टम में डालने के लिए एक छुपा हुआ फाइल रहित तरीका अपनाया गया है। इसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है और साथ ही
बचने के तरीके भी बताए गए हैं। सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, उनसे जुड़े संस्थानों और थर्ड पार्टीज के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी और गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं ताकि हमारा आपका, कंपनियों का सबका डेटा सुरक्षित रहे। इनका पालन किया जाना भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। साइबर अटैक अब केवल व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट नहीं रह गया, यह अब देशों की सुरक्षा से जुड़ा मसला बन चुका है। यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 2022 का हमला, अमेरिका की रक्षा एजेंसियों पर रैंसमवेयर अटैक्स, ये साइबर युद्ध की मिसालें हैं। आज के दौर में बिना गोली चलाए युद्ध लड़ा जा सकता है, इंटरनेट के जरिए। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसे देखा है कि किस किस तरह साइबर वॉर लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा था कि फेक नैरेटिव भी गढ़े, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उसके सारे झूठ हमने बेनकाब कर दिए। आज हर खतरे का जवाब है सजग नागरिक और सशक्त सिस्टम, वरना खतरा सबके लिए है। उदाहरण के लिए, ये जो आप सीसीटीवी कैमरास या वेबकैम यूज कर रहे हैं, क्या इसका डिफॉल्ट पासवर्ड जो आपने जब इक्विपमेंट खरीदा था उसके साथ आया था बदला है क्या? क्या आपने अपना पासवर्ड रखा है? यदि नहीं तो ये है एक ओपन कैमरा जिसे कोई चाहे तो एक्सेस कर सकता है। जैसे ये सर्च इंजन देखिए जो दुनिया भर की इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को सर्च करता है, और जो भी ओपन डिवाइसेस हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं हैं उन्हें ये खोल कर दिखा देता है। इसमें वेब कैम्स भी हैं, आपके सीसीटीवी कैमरास भी हैं और आपके डिजिटल कैमरास भी हैं। इसलिए जहां भी आप इंटरनेट से जुड़े हैं, सावधानी बहुत आवश्यक है। आप ऑनलाइन जब भी कहीं लॉग इन करते हैं तो यूजर आईडी के साथ क्या डालते हैं? सही कहा, पासवर्ड, है ना? तो मजबूत पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ताले की तरह काम करता है ये। और इसकी सुरक्षा करने के लिए, यानी पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए, आप पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हैं। कई तरह के पासवर्ड मैनेजर्स उपलब्ध हैं। वैसे आप गूगल पासवर्ड मैनेजर भी यूज कर सकते हैं। यह आपको बताता है यदि आपका पासवर्ड हैक हुआ है और वार्न करता है कि उसे तुरंत बदल लें। एक बार आपका डेटा लीक हुआ तो हो गया, पर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे पासवर्ड बदलते रहें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही लॉग इन करें, जहां तक हो सके अपनी ऑनलाइन फुटप्रिंट की जानकारी कम से कम रखें। आप एक अलग टेम्परेरी ईमेल भी बना सकते हैं जिसे आप आम वेबसाइट्स पर लॉगिन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातें जो साइबर अलर्ट में हम आपको लगातार बताते रहते हैं, अगर आप इनका ख्याल रखते हैं तो फिर आप अपने आप को किसी भी तरह के साइबर अटैक से बचा सकते हैं। वहीं अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो सावधान रहने की अधिक आवश्यकता है। यहाँ सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका पालन भी अवश्य करना चाहिए। समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करवाना चाहिए, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। वेब एप्लीकेशंस के लिए फायरवॉल का यूज, डीडॉस प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, सप्लाई चेन सुरक्षा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑडिट, ये तमाम इंपॉर्टेंट पहले हैं जिन्हें करते रहना चाहिए। और साथ ही वेंडर की भी साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। ये एक इनविजिबल वॉर है, अदृश्य युद्ध जो इंटरनेट की सीमाओं पर लड़ा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम आप उसके लिए तैयार हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक
and then take action. व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डेटा ब्रीच की। और इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेसर सुरभि पांडे। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एट दिस फोरम। हमने आपको इसलिए भी इनवाइट किया है क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि किस तरीके से आप देश भर में जुडिशियरी को, पुलिस को भी ट्रेन करती हैं साइबर को लेकर, इसलिए डेटा ब्रीच पर आपके विचार हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। आई थिंक जहां भारत डिजिटल इंडिया और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बात आती है डेटा, यानी कि वो डेटा जो हर प्लेटफॉर्म पे हम दे रहे हैं, एक लाइक सब्सक्राइब पे जा रहा है, स्क्रोलिंग पे जा रहा है, एप्स पे जा रहा है, क्या वो मेरा डेटा सुरक्षित है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आई थिंक, और ये हम सबके जहन में है, इसीलिए हम आपसे भी जानकारी चाहेंगे। लेकिन जब हम डेटा ब्रीच की बात करते हैं कि मेरा डेटा लीक हो गया, दरअसल मुझे लगता है हम ट्रांजिशन स्टेज में है ना। पहले हमें कॉन्फिडेंस होता था, विश्वास होता था सब पे कि मैं अपना डेटा दे रही हूँ तो सेफ ही रहेगा। लेकिन जब से हम ऑनलाइन दुनिया में आए हैं, तब से इस डेटा लीक की वास्तविकता से अभी हम रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है बढ़ गए हैं डेटा लीक? तो ममता जी, आपने बहुत ही सही बात कही कि पहले मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मेरे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, ये डेटा मेरा ही है, अवेलेबल भी रहेगा। लेकिन आज मुझे कुछ पता नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये डेटा दे रही हूँ, वो डेटा कहीं मेरे अगेंस्ट ही यूज़ ना हो जाए। और ऐसे ही केसेस हमें देखने को भी मिल रहे हैं। सडनली एक कॉल आता है, उसको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और वहाँ से वो ट्रैप और एक एक्सटॉर्शन शुरू कर देता है। एंड देन वी सडनली रियलाइज कि इसके पास मेरा नाम, पता, एड्रेस, आधार, इतनी सारी बातें, इतनी डिटेल्स आई कहाँ से? यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे भी मैं जा रही हूँ, जो डेटा मैं दे रही हूँ, वो सुरक्षित है कि नहीं है। और आई थिंक डेटा ब्रीच और जो डेटा लीक की बात आप कह रही हैं, ये ग्लोबली एक कंसर्न भी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात है कि जैसे मैं किसी संगठन को दे रही हूँ, किसी प्लेटफॉर्म को डेटा दे रही हूँ, या कोई ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना डेटा ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा कॉन्शियस तो रहते हैं कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं। लेकिन जब हम खुद डालते हैं डेटा सोशल मीडिया पर, हम कोई लिमिट्स का ध्यान में नहीं रखते कि हम अपने घर का एड्रेस डाल रहे हैं, गाड़ी का नंबर डाल रहे हैं, वहां पर तो हमारा ये डेटा की प्रोटेक्शन। आपने बहुत ही सही बात को पकड़ा है कि सोशल मीडिया में मेरी विलिंगनेस इन्वॉल्व है, और फिर जहाँ पे मैं वैलिडेशन, आजकल मैं वैलिडेशन चाहती हूँ, हर चीज़ें मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे भी आए। लेकिन ये जो प्रोफाइल है, 10 लोग देख रहे हैं, उसमें फ्रॉडस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है कि इनकी इस प्रोफाइल, इनके इस फ्रेंड लिस्ट से कहाँ पे कौन सी बातों को, आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए वो आगे क्या ट्रैप में आपको लेके जाएगा। अब आपने एक बात कही कि जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे डेटा डालती हूँ, तो अवेयरनेस की बात ये होती है कि आम जनता जब अपना डेटा, गिवन एन एग्जाम्पल, आप देखते हैं ना अलाउ, तो जब वो मैं अलाउ करती हूँ, कई बार इतनी इम्पल्सिव हूँ कि अलाउ यूजिंग वंस वाइल दिस ऐप, और अलाउ माई कॉन्टैक्ट, माई कैमरा, माई माइक्रोफोन, माई लोकेशन। एक आम इंसान को ये ज़रूर देखना चाहिए, जब भी कोई प्लेटफॉर्म पे आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप क्या क्या डेटा शेयर कर रहे हैं। कुछ डेटा आपके ऑटो फिल हैं, वो आपकी कुकीज़ में, मेमोरीज में रहते हैं, वो चले जाते हैं। कीप क्लियरिंग दैट। कैशे क्लियर हो गया, कुकीज़ क्लियर करना, हिस्ट्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, सारी जगहों पे आप वो डेटा डालते जा रहे हैं। कौन सा डेटा कब कैसे यूज हो जाएगा, ये राइट आपके हाथ में अभी नहीं। राइट एक्चुअली लगता है, हम सबको लगता है कि मेरा डेटा सेफ रखना सरकार की जिम्मेदारी है, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है, और मेरे को उनको सवाल करने का भी हक है। लेकिन मेरा ये हक कहाँ, किस स्तर का है? मेरा जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो मुझे किस स्तर तक की प्रोटेक्शन देता है? जब ये बात आती है फंडामेंटल राइट्स, मेरी प्राइवेसी मेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं पे डेटा को रेगुलेट करने की भी बात आई, और भारत सरकार हमारे लिए लेके आई DPDP एक्ट, राइट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका डेटा डिजिटली कितना प्रोटेक्ट है। और ये एक्ट हम सभी लोगों ने सुना, 2023 में DPDP एक्ट एनैक्टमेंट में आया, यानी कि पास हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो एक इंसान है, जिसे हम कहते हैं डेटा प्रिंसिपल्स, यहाँ पे वो जो अपना डेटा दे रहा है, उसको आगे ये अधिकार मिलने वाला है। ये अधिकार उसमें है कि वो अपने डेटा को मांग सकता है, इरेज करवा सकता है। पहले ये अधिकार उसको नहीं पता था। अब वो कहता है कि यदि ये डेटा आप मुझसे ले रहे हैं, तो जिस पर्पस के ले रहे हैं, जब वो पर्पस खत्म होता है तो आप इसे इरेज करते हैं।
तो नाउ दिस एक्ट एंड राइट की जो हम बात कर रहे हैं, वो राइट भी अब एक आम इंसान और सिटीजन के पास आने वाला है कि वो कह सकता है कि आप किस पर्पस के लिए डेटा यूज़ कर रहे हैं, आप कब तक यूज़ करेंगे, आप इसे रीयूज़ ना करें, आप इसे डिलीट कर दें, आप इसे स्टोर ना करें। और आज के समय में एक अहम मुद्दा भी चल रहा है जिसे हम कहते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जी, ये बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, वही तो डिसाइड करेगा कि इसकी पेनल्टी क्या होगी। एक्ट बन चुका है, रूल्स की बात हो रही है, और वो आई थिंक मेटी इज वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस लाइन ऑल्सो। सून we can see that we have DPOs and the data board. डेटा लीक तो सरकारी एजेंसियों की तरफ से भी होता है, तो जो गाइडलाइंस दी गई है उनके तहत कौन से ऐसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी लेने चाहिए और ले रही हैं ताकि वहां पर तो पब्लिक का डेटा सुरक्षित रहे? बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे फायरवॉल है, पैचेस, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पीछे से बैकडोर एंट्री कर ले, और हमने सुना भी था रैंसमवेयर अटैक, मालवेयर अटैक, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो अपनी पैच वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग जिसे कहते हैं, आप अपने ही सर्वर और सिस्टम को चेक करते रहें। जो भी आप आर्किटेक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर होने वाला है, उसमें सिक्योरिटी की चीज़ों को ध्यान दिया जाए। बेसिक चीज़ों से लेके डिज़ाइनिंग से लेके आप ऑडिटिंग तक की भी बात कर रहे हैं कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म को, डेटा को, वेबसाइट को सिक्योरिटी ऑडिट ज़रूरी है, बैकअप प्लान होना चाहिए। एंड में सुरभि जी, कोई एक बात, एक मंत्रा जो आप लोगों को देना चाहेंगे? हमें ऐसा लगता है कि प्रिवेसी इज़ माई फंडामेंटल राइट, बट प्रिवेसी इज़ अ मिथ। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिजिटल फर्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आम इंसान को बस इतना ध्यान रखना है कि जो आप डेटा दें, मिनिमम दें, क्लिक सही जगह पे आपको करना है, अवेक रहें, अवेयर रहें। मैं फ्री टूल्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फ्री टूल्स आपका कितना डेटा ले जाएगा फ्री में, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। वेरी राइट, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चलिए, मैं तो बार बार बोलती हूँ, बी अ साइबर वॉरियर। देश के लिए आपको साइबर वॉरियर बनना पड़ेगा, अपने लिए तो बनना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। थैंक यू। आज ग्रीन अलर्ट में बात यूपीआई पेमेंट को लेकर। भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट को और आसान बना दिया है, जहां आप बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट्स या फेस रिकॉग्निशन से भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी पेमेंट के वक्त आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स या फिर चेहरे की पहचान से ही ऑथेंटिकेट करना होगा। ये नया फीचर 8 अक्टूबर से लागू हो चुका है। यानी हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं है, बस एक टच या फिर अपना चेहरा दिखाइए और पेमेंट हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज जो अहम जानकारी आपके साथ साझा की उसका पालन आप करेंगे और अपने आप को रखेंगे साइबर सुरक्षित। हमारे साथ भी जरूर जुड़िए। हमारा ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com और आप हमारे सारे एपिसोड्स OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी देख सकते हैं। ये सारी जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप रहें साइबर सेफ। तो उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जब आपसे होगी मुलाकात तो हम आपको पाएंगे पूरी तरह साइबर अलर्ट। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।